बता रहे फोटो लाइट चलाओ। हाँ मिलाना नहीं है चल तो रहा लाइट पकड़े रहो। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पीड़ित हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी उत्तर प्रदेश में गतिमान है और योगी सरकार की ये ड्रीम भर्ती है, उसी में हुए कुछ घोटालों को लेकर के हम लोग यहाँ परेशान हैं और आहत हैं। लगातार 120 दिन से इको गार्डन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम अलग अलग जगह हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अभी तक ये सरकार हमारी मांगों को न सुन रही है, न हमारी मांगों को दे पाई। तमाम उसी बारे में आज बात करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को का स्वागत है कि हम लोगों का मुद्दा प्रमुखता रूप से दिखाएं। तो हम सिलसिलेवार कैसे कैसे क्या घटना हुई, 4 महीने आज पूर्ण हो गए, तो सिलसिलेवार कब भर्ती आई, क्या हुई, वो सारी बातें हम थोड़ा आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी। 6 दिसंबर को इसका विज्ञापन रिलीज हुआ था और 6 जनवरी 2019 को इसका पेपर हुआ। 12 मई 2020 को इसका रिजल्ट आया, जिसमें 1,46,060 लोग उत्तीर्ण हुए, जिसमें 84,000 ओबीसी थे, 34,000 जनरल कैटेगरी के लोग थे और लगभग 26,000 एससी कैटेगरी के लोग। मामला सब कुछ सही चल रहा था, रिजल्ट आया, सारी चीजें सही सलामत चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का फॉर्म भराया गया, वो भी हम लोगों ने क्योंकि हम लोग पास थे, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का फॉर्म भी भरा। और दिक्कत खेल यहीं से शुरू होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों पे कुठाराघात यहीं से शुरू होता है। जब 867 की जिला आवंटन की लिस्ट आनी थी, उसके बाद लिस्ट में ना तो कैटेगरी बताई गई, ना तो कोई कटाव बताया गया, ना तो जो ओरिजिनल लिस्ट होती है जिसे मदर लिस्ट बोलते हैं, उसको भी शासन के लोगों ने छुपाया, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की अनदेखी करने के लिए, आरक्षण का घोटाला करने के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में पैसे लेकर नौकरी देने के लिए ये सारे कार्य किए गए। इस भर्ती को 2 पार्टों में बांट दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। 31,227 पहले चरण में कराई गई, इसके बाद 36,590 दूसरे चरण में कराई गई। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हुआ। इसके बाद हमको ये नहीं पता चला, क्योंकि हम उस भर्ती से बाहर हो गए। जिला आवंटन फॉर्म तो भरे, पास तो हुए, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हमारा कटाव कितना है, हम क्यों बाहर हो गए, हम किस कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था, किस कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इन्हीं सब ऊहापोह को लेकर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, जो देश की संवैधानिक संस्था है, माननीय मोदी जी के द्वारा बनाई गई संस्था है और हम पिछड़े दलितों को न्याय देने के लिए ये संस्था बनाई गई है। हम लोग जब आयोग जाते हैं तो वहाँ 75 जिलों की जो लिस्ट ये चस्पा किए थे बीएसए ऑफिसर्स थे, उससे हम लोगों ने छानबीन करके ये सारी चीजें देखा कि हम लोग सही थे और योग्य थे, हमको बाहर किया गया। यही सारे आर्गुमेंट लेके हम आयोग जाते हैं।
आयोग में हमारी सुनवाई लगातार 1 साल तक चलती है, जिसमें जो बेसिक के अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के, शासन के और जो बीएसए हैं, 75 जिले के बीएसए, इन सबको बुलाया गया। कभी बेसिक के अधिकारी बोलते हैं कि ये भर्ती पूर्ण पारदर्शी रूप से हुई है, रिजर्वेशन रूल 1994 को फॉलो अप करते हुए हुई है। जब आयोग में हम लोगों के आर्गुमेंट के बाद वो कहते हैं कि जब आपकी भर्ती पारदर्शी रूप से हुई है तो आप मूल चयन सूची दिखा दीजिए, ठीक है। और ये काफी लंबा संघर्ष करने के बाद, वहां बहुत डांट खाने के बाद एक कटाव बताते हैं वहां पे कि 67.11 जनरल की कटाव। आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, इस वजह से इस बात को हम रखना चाहते हैं। जैसे रिजर्वेशन रूल होता है कि जो 67.11 जनरल की मेरिट होती है अनारक्षित, उसके नीचे जो हमारा 27% होता है 18,598, उसको आप क्लियर कर दीजिए, देख भर्ती सही है। तो जब हम लोगों ने छानबीन किया, आयोग ने पूरा छानबीन किया, तो ना तो 67,867 लिस्ट में 18,598 ओबीसी के लोग नहीं हैं, मात्र 2,600 कुछ लोग ओबीसी के कोटे में दिए गए। और ये पूरा बाकायदा आयोग की रिपोर्ट है और आयोग ने सिलसिलेवार पूरा पॉइंट टू पॉइंट वाइज, मैं आयोग की ये रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ये 6 पन्ने की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो थोड़ा सा हम पढ़ लेना चाहते हैं। ये देखिए, शासनादेश 2056/68/4/2018 शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 1/12/2018 निर्गत बेसिक अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 69,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई। उपरोक्त भर्ती में परीक्षा में आरक्षण के संबंध में अत्यधिक अनियमितताएं की गई, जिनके परिणाम स्वरूप हजारों पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी और दलित वर्ग के आरक्षण से लाभ नहीं पाए, वंचित रह गए तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश 29/8/2019 शिखा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश की रिट संख्या 1973/7/2018 के अनुपालन में एमआरसी लागू करने का उद्धरण देते हुए घोर अनियमितता की गई, यदि आदि अवगत कराते हुए शिकायतकर्ताओं द्वारा कतिपय आरोप अंकित हैं। हम लोगों ने पूरा आरोप लगाया कि इसमें पूरा भर्ती में घोटाला हुआ है। इसके बाद आयोग पूरा 75 जिले हैं, ये पॉइंट नंबर 8 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट है कि राज्य में 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले में उस जिले की रिक्तियों की संख्या के बारे में सूचित किया गया। राज्य के अधिकारियों ने चयनित उम्मीदवारों की सूची, जिलावार सूची भी प्रस्तुत की। राज्य द्वारा प्रस्तुत जिलेवार सूची का उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई हैं। इस तरह से सभी जिले, उनके लिए राज्य ने सूची प्रस्तुत की है। यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन किया है। ये हम नहीं बता रहे, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट बता रही है। पॉइंट नंबर 8 है, राज्य ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खंडपीठ के सामने हलफनामा दायर कर रहे हैं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राज्य स्तर की सूची तैयार करके चयन प्रक्रिया में आरक्षण लागू किया गया है और उसके बाद संबंधित श्रेणी में जिले में रिक्त पदों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों पर चयन सूची तैयार की गई है और उसके बाद उम्मीदवारों को उनके अंकों और श्रेणी के अनुसार जिले आवंटित किए गए हैं। राज्य की यह प्रणाली उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस नियम 1981 के विरुद्ध है। नियम 14 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात जिले स्तर के डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन आधारित सीटों पर निर्धारित करेगा। यदि हम राज्य की प्रणाली को सही मानते हैं तो सभी राज्य की प्रस्तुत सूची के अनुसार राज्य
के अनुसार आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। रीट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे के अनुसार राज्य ने उल्लेख किया कि राज्य में चयन प्रक्रिया प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 67.11 था, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66.73 था और अनुसूचित जाति के लिए 61.01 था। राज्य का यह भी कथन भ्रामक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट बोल रही है, और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियां को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों को कुल 69,000 रिक्तियों में कुल सीटों की संख्या 27% होनी, यानी 18,598 सीटें ओबीसी उम्मीदवार के लिए होंगी, लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इसकी गणना के अनुसार कुल सीटें उम्मीदवारों को 2637 सीटें दी गई हैं। आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा हुआ है और यह संदेश अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरीके से लागू किया गया है, यह दिखाने में राज्य विफल रहा। अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था, तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी उल्लेख जिले में प्रकाशित सूची में किया गया था। जिले में प्रकाशित सूचियों पर उम्मीदवारों की श्रेणी आधार पर, जैसा कि उम्मीदवार अंतिम राज्य स्तर की चयन सूची पर प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित किया गया है, चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता दिखाता है। राज्य उपरोक्त परिस्थितियों में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, बल्कि राज्य उपयुक्त विसंगतियों का औचित्य नहीं कर पाया। राज्य ने प्रस्तुत किया कि जहां तक सूची में आरक्षण रोस्टर को बनाए रखने का संबंध है, चयनित सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया एनआईसी के सॉफ्टवेयर द्वारा की गई है और वे सॉफ्टवेयर के कमांडो के बारे में जानते नहीं थे। ये राज्य ने कहा कि हम एनआईसी से तो करवाए हैं, लेकिन उसके कमांडो के बारे में हमें नहीं पता था। यहां तक कि एनआईसी द्वारा जारी डाटा में प्रयुक्त आरक्षण अथवा अन्य नियमों की विश्वसनीयता के संबंध में विभाग से पुष्टि मांगने पर विभाग ने असमर्थता जताई। उत्तर प्रदेश सरकार आदेश संख्या 1/1/1994 कार्मिक 1/1994 दिनांक 25/3/1994 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लागू कानून की स्थिति बताते हुए, यदि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के साथ अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति चयन किया जाता है योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में, तब उसे आरक्षित रिक्तियों की ओर समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा, भले ही उसके पास अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की सुविधा हो। इसके लिए जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अनारक्षित उम्मीदवारों को कट ऑफ अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें आरक्षित उम्मीदवारों के रूप में नहीं माना जा सकता और अनारक्षित श्रेणी में उनके चयन में परिणाम स्वरूप अर्जित की गई सीटें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास की जाएंगी। 16वां पॉइंट ये है, उपरोक्त प्रकरण में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल सीट 18,598 में से 5,844 ऐसी सीटें हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को देनी चाहिए थी, परंतु जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई है और इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच की गई, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 आदि के उल्लंघन परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंघन किए गए हैं तथा जिनके द्वारा गलत फैसले को लेकर शासन के आदेश की अवहेलना
की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदार विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभ अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। उल्लेखनीय है, किसी तथ्य के संबंध में कोई भी पक्ष अंतरिम रिपोर्ट में संशोधित चाहता है अथवा संशोधित कराना चाहता है, तब उसे 15 दिवसों का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि किसी भी पक्ष के द्वारा समय पर आयोग को तथ्य सहित संपर्क नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में 15 दिवस के पश्चात उक्त रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा तथा किसी भी पक्ष की सुनवाई का अन्य मौका न देकर समस्त पक्षों की सहमति समझी जाएगी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जांच आख्या में शासन को अग्रेतर कार्रवाई प्रेषित। तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी। मैं एक टेक्निकल चीज पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। 27 और 21% आरक्षण जी आपने कट ऑफ भी बताया जी, इसका इतना जी। मैं टेक्निकल प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल पूछिए। जब अगर ओबीसी या एससी का कैंडिडेट वो कट ऑफ भी अगर क्लियर नहीं कर पाया है तो उसको कैसे छूट दे देंगे? देखिए आप मेरा पहला प्रश्न पहले का जवाब दे दें फिर नहीं, उसी से संबंधित। दूसरी चीज, अगर वो कट ऑफ ये 2 वर्ग के लोग नहीं ले पाए हैं जो एक कट ऑफ निर्धारित किया गया है, तो वो जो सीटें बच गई हैं वो नॉन आरक्षित वर्ग को दे दी गई है क्योंकि उनका कट ऑफ अपने कट ऑफ से भी ऊपर है। अगर ये मैं टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप किसी अगर वे पे मत ले जाइए। नहीं तो दे दी गई है तो उसमें कहाँ से अनियमितता होगी, एक मेरा प्रश्न ये। और दूसरा तो खैर मैं जो पूछना चाहता हूँ आपने खुद ही बता दिया कि 27% आरक्षण जो आप लोगों का है वो नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से क्या ये टेक्निकल रीजन तो नहीं है, ये मैं जानना। देखिए 69,000 भर्ती परीक्षा हुई जिसमें कट ऑफ 60 और 62 उस फिगर को छोड़ दीजिए। नहीं ये एक्चुअल में जो आप कट ऑफ वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो कट ऑफ ये था कि जब भर्ती में हम लोग अपियर हुए वो मतलब जितने लोग पास हो गए हैं, पास होने का कट ऑफ 60 और 67 था। 60-65 ठीक है। तो जो ये पास करने वो जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनकी नियुक्ति होनी थी। जिला आवंटन का जो कट ऑफ था वो 67.11 था जनरल का और 66.37 ओबीसी का था। उसको जो क्लेरिफाई करेंगे वही लोग होंगे। यही है जो 66% को मैं फिगर पे मत जाइए, मैं राउंड फिगर मैं समझ रहा हूँ। 66% से जो ऊपर के लोग होंगे जी 66% के जो होंगे उन्हीं को तो नियुक्ति दी जाएगी। उसमें उत्तर इसका ये है जो आप पूछना चाहते हैं, उसमें ये है कि 1,46,000 लोग ऐसे पास हुए इस परीक्षा में जिन्होंने सरकार के तय मानक को पार किया। मैं आ रहा हूँ उसी आपकी बात पे आ रहा हूँ। वो मानक पे हुआ, उसके बाद एकेडमिक मेरिट उनकी बना के 27, 21 और 50% ओपन से भर्ती करनी थी। तो वी आर ऑल क्वालिफाइड द स्टैंडर्ड सेट बाय स्टेट गवर्नमेंट। हम सारी वो मानक पूरी करते थे। फिर मेरिट बनानी थी, 50% पद ओपन कैटेगरी के भरे जाते, उसमें चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST आता। उसकी मेरिट स्टेट ने घोषित की 67.11। उन्होंने कहा कि 67.11 के ऊपर जिन्होंने मार्क प्राप्त किए हैं वो अनारक्षित श्रेणी में गिने जाएंगे। उसके नीचे चुने जाएंगे 27% ओबीसी के और 12.5% SC एंड ST के। तो वो जो स्टेट ने आंकड़ा दिया 67.11 का, स्टेट का ये कहना है कि इसके ऊपर सारे लोगों को हमने अनारक्षित वर्ग में चयनित किया है। लेकिन जब हमने उसमें चाहे ओबीसी वर्ग का भी हो उसको भी चयनित करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ये मैं देखिए टेक्निकल चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। उस वर्ग में जो आपने जो कहा उसमें ओबीसी और ST के भी जो कैंडिडेट हैं और 67 से ऊपर मार्क्स लाए हैं उनको चयनित कर लिया गया। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, तो स्टेट का ये कहना है कि 67.11 के ऊपर जिनके मार्क्स बनते थे वी हैव सिलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी। उसमें कोई कैटेगरी हमने नहीं देखी जिसका 67 से ऊपर मार्क्स है, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। स्टेट का ये फाइंडिंग है कि 13,007 ऐसे लोग हैं ओबीसी के जिनको हमने अनरिजर्व कोटे में सिलेक्ट किया है और
19,805 जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनको हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब मैटर जो फंस रहा है इस भर्ती में वो ये है कि जहां स्टेट करिए कि 13,007 लोग ऐसे हैं जिनकी मेरिट 67.11 के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में जो फाइंडिंग है इस भर्ती की, जो 67,000 लोग भर्ती किए गए हैं उसमें 28,961 सिर्फ ओबीसी के लोग हैं जिनका कट ऑफ जो है वो 67.11 का है। तो मेन क्वेश्चन हमारा यही है कि अगर 13,007 लोग ओवरलैपिंग करके अनरिजर्व कोटे में रखे गए तो 15,000 लोगों को उनके कोटे में क्यों शिफ्ट किया गया? जो 18,528 सीटें 69,000 के सापेक्ष बनती हैं, वो जो 18,598 भरनी चाहिए थी 67.11 के नीचे पाए हुए नंबर लोगों से, स्टेट ने क्या किया है कि 13,007 लोगों की ओवरलैपिंग करवा दी और 15,000 लोगों को जिनके मार्क्स 67.11 के ऊपर है उनको शिफ्ट कर दिया उनके कोटे में। जबकि इनकी खुद की रूलिंग है 1994 की रिजर्वेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें वो कहते हैं कि अनारक्षित वर्ग में चयनित आरक्षित वर्ग का वह अभ्यर्थी जिसने अनारक्षित वर्ग के बराबर मार्क्स पाए हैं उनका समायोजन किसी भी दशा में आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं माना जाएगा। तो आप उनको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? अगर वो 13,000 जो आरक्षित वर्ग में सेलेक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ देयर मेरिट, जो उन्होंने नंबर उसमें ले आए हैं, उसको आप ओबीसी वर्ग में नहीं मानते हैं? नहीं मानते, ये मैं नहीं कह रहा। ये मैं अभी आपकी या मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं टेक्निकल चीज समझ। हाँ जी, उसको आप सिलेक्टेड ओबीसी का नहीं मानते? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्टेट की पॉलिसी है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये नियम कानून है, मेरा नहीं है, आपका नहीं। तब तो आप लोगों का कहना ये है कि जो 27% है उस हिसाब से अभी हमने कैलकुलेट किया 18,000 समथिंग 598 मैं राउंड फिगर लेके बात कर रहा हूँ जी। उन लोगों को ओबीसी वर्ग में नियुक्ति दी जाए। उन 13,000 को जो नियुक्ति हुई है उससे कोई अब आपका मतलब नहीं, आपको 18,500 नियुक्ति चाहिए जी ओबीसी वर्ग में जी। और उसी जो 21% है उसमें जो 13,000, हाँ, एससी का भी जो 21% होना चाहिए था इन प्लेस ऑफ 21%, दे हैव गिवन रिजर्वेशन ओनली 16.6%। तो एससी कैंडिडेट्स कहना कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि अगर ओबीसी या एससी वर्ग का जो व्यक्ति है वो अगर हायर मार्क्स ला के अनारक्षित वर्ग में सेलेक्ट हो जाता है उसको आप इसमें नहीं काउंट करते जी। ये मेरा कहना नहीं है, ये हम लोगों का कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, स्टेट की पॉलिसीज हैं, वो उनका कहना है। मैं वही समझना चाहता था कि अगर 13,000 वो सिलेक्ट हो गए हैं उसमें ओबीसी वर्ग, अभी मैं ओबीसी वर्ग की बात कर रहा हूँ, अनारक्षित वर्ग में, तो आपका 18,500 समथिंग में से 5,000 जो भी बचता है वही आपको चाहिए अपॉइंटमेंट। एक्चुअली समझना इस बात का है, लेकिन आप चाह रहे हैं पूरा 18,000 हमको चाहिए और वो 13,000 आप काउंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भर्ती के 50% पर जो अनारक्षित होते हैं वो किसी के लिए आरक्षित नहीं होते हैं। ओपन कैटेगरीज ओपन टू ऑल, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपनी प्रतिभा और मेधा के दम पे परीक्षा टॉप करता है उसको आप आरक्षित श्रेणी में मत मानिए। अगर वो 50% का जो कोटा है अनारक्षित सीटों से भरा जाना है तो उसमें अगर उसका सेलेक्ट होना है तो उसको आप आरक्षित वर्ग की जो रिक्ति है उसमें काउंट नहीं करेंगे। वो 13 भी हो, 13,007 हो या 1 हो। ठीक है, मैं जो समझना था मैं समझ गया उसका। हम लोगों की डिमांड से फिर हिसाब से आपकी डिमांड सही है फिर। और सर ये इसमें आपको समझना है कि ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसी सरकार में 2015 में बनाई गई, इसको संवैधानिक पावर दिया गया, उनकी ये 6 पन्ने की रिपोर्ट है जिसमें सारी चीजें मेंशन है। क्लियर हो गई, मैं जहाँ चाहता था वो क्लियर और कुछ ठीक है। ये चीज अब जानकारी ये हो गई तो अब इस तरीके की शासन का जो जांच आप लोग का था, जो आप लोगों ने ये पिछड़ा आयोग में माना था, तो ये क्या मतलब इसकी रिपोर्ट नहीं आई ना? ये रिपोर्ट यही तो नहीं, शासन से भी कुछ हुआ था क्या आप लोग का? मतलब कमेटी बनाई गई है, अभी तक कमेटी बिल्कुल 6 तारीख को पता आंदोलन पे ही आ रहे हैं। तो जब ये आयोग की रिपोर्ट आ गई, हाँ, तो हम लोग लगातार कार्यक्रम शुरू कर दिए कि भाई आयोग ने हमको न्याय दे दिया है, अब हमको सरकार तक बताएं भाई कि आयोग ने हमको न्याय दे दिया, हमको नौकरी दे दीजिए। ये वर्डिंग थी दिसंबर में, 5 दिसंबर को हम लोग आंदोलन किए थे।
यही SCRT जो बेसिक का कार्यालय है वहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग हुई थी और तमाम आला अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि देखो ऐसे तुम्हारे कहने से हम नहीं दे देंगे और तुम्हारे कहने से हम नौकरी और हमने पूरी भर्ती को पारदर्शी तरीके से किया, क्यों तुम लोग जबरदस्ती वाले डांट डूट के भगा दिया। और जाते जाते मंत्री जी ने ये वर्ड बोल दिया कि देखिए अगर तुम लोगों को कोर्ट से, आयोग से या कहीं से भी तुमको लगेगा और न्याय मिलेगी, तुमको कोई आदेश मिलेगा, उसको दिखाओगे तो वो ये हमारी सरकार निष्पक्ष सरकार है और तुम्हारी बात मानेगी। तो हम लोग लग गए, आयोग में लगे रहे लगातार सुनवाई। 23 अप्रैल को 27 अप्रैल 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दी। वो ये रिपोर्ट है 6 पन्ने की। उसमें सीधा सीधा मैंने पढ़ के आप लोगों को बता दिया कि रिजर्वेशन रूल का वायलेंस हुआ है। तब हम लोगों ने पूछिए इसमें मैं ये पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जी, जो एक तरीके से आपके फेवर की, आपसे बताओ आप लोगों के फेवर जी, ये सरकार नहीं मान रही है जी, आपके अनुसार जी, नहीं मान रही है, तो आप इसके लिए तो चैनल खुले हुए हैं, आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गए क्या? हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूं और नियम कानून को मानता हूं, ठीक है। तो भाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और इन्हीं के द्वारा बनाई गई, इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, इवन इनके मंत्री लोग वहां बैठते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि गलत सलत दे दिए होंगे। नहीं, आपकी बात ये सही है कि कोई भी आयोग सरकार ही बनाती, जो भी सरकार, देखिए हम लोग जो भी आयोग है जी, उसमें जो सरकार होती है वही बनाती, वही लोगों को अपॉइंट करती। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये संवैधानिक है, ये भी सही है। लेकिन अगर कोई संवैधानिक संस्था है, वो कोई रिपोर्ट देती है या कोई आदेश देती है जी, तो उसके ऊपर और चैनल्स हैं। जैसे लोअर कोर्ट अगर कोई चीज़ होती है तो आदमी हाईकोर्ट चला जाता है, हाईकोर्ट भी कुछ दे देता है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। हम लोग आप लोग भी इस चैनल को क्यों नहीं फॉलो? समझ रहे हैं उसी बात का है। हम लोग देखिए पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं, कमजोर वर्ग के हैं, किसानों के बच्चे हैं। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आज स्थिति आप जान रहे हैं कि इतना बड़े लेवल, बड़े अमाउंट में एडवोकेट्स की फीस है, वो वेरी हम लोग नहीं कर सकते। इसी वजह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी एक न्यायिक संस्था है, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी, एक ऑर्डर है, हाँ, उसको सरकार क्यों नहीं मान रही? ये हम चाह रहे हैं कि देखिए न्याय तो हम लोग हाई कोर्ट्स में भी मतलब केस लड़ रहे हैं हमारे लोग, लेकिन हम लोग जो लोग हमारे पास उतना पैसा नहीं है। आप जान रहे, सिंगल बेंच में होगी, डबल बेंच में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच जाएगी, तब तक हम लोग या तो बूढ़े हो गए होंगे या कई लोग मर चुके होंगे पिटिशनर। तो ये स्थिति बहुत दिक्कत वाली थी। तब हम लोगों ने, सरकार भाई कहती है कि हम, जैसे पिछली सरकारें थी वो नहीं मानती थी तो हम लोग ना करते, लेकिन ये सरकार स्वयं बताती है, इनके मंत्री चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, माननीय योगी जी बोलते हैं कि हमारी सरकार सबकी सुनती है और पिछड़े दलितों की एक ऐसी है, तमाम मंत्री बना देते हैं। तो हम लोग तो भाई मंत्री हमारे हैं, हमारा आयोग है, हमारे आयोग की रिपोर्ट है और इन्हीं के लोग हैं तो वो मान लें। पर हम लोगों ने फिर आंदोलन शुरू किया। हम लोगों ने 22 जून को SCRT से आंदोलन शुरू किया, 22 जून से शुरू किया। अधिकारियों से जब 22 जून को पहले हम लोगों ने आंदोलन किया तो अधिकारियों से वार्ता हुई, हिला हवाली लगी। फिर हम लोगों ने मन बनाया कि नहीं यार, इस तरीके से तो आयोग की रिपोर्ट ही नहीं फॉलो हो पाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका अवहेलना हो जाएगा। फिर लगातार हम लोग 22 जून से प्रोटेस्ट पे बैठ गया अनवरत। फिर इसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग किए, केशव प्रसाद मौर्य जी का घेराव किए 30 जून को। एक लंबा गैप रहता था कि भाई सरकार इतने दिन में हो सकता है मान जाए, अधिकारी मान जाए। हाँ, तमाम लोग, केशव प्रसाद जी का भी स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमारे वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट फॉलो अप होगी, आप लोग धैर्य रखिए। फिर हम लोग धैर्य रखे। 30 जून से 5 जुलाई को बेसिक शिक्षा मंत्री हैं पटेल द्विवेदी जी, जो लगातार हम लोगों को आश्वासन दिए थे, वो मिलना नहीं चाह रहे थे। लोग लगातार फोन से उनके जहां जहां उनकी मीटिंगें होती थी वहां जाते थे, बस यही आश्वासन, ठीक है हम देखेंगे, सारी चीजें सही है, तुम लोग दूसरे पार्टियों के लोग हो, बरगलाने लगे इधर उधर के। तो हम लोगों ने भाई उनके आवास का घेराव किया। जब उनके आवास का घेराव किया तो मंत्री जी परेशान, क्योंकि योगी जी थोड़ा सख्त हो गए उनसे। मंत्री जी बापू भवन में मीटिंग करते हैं, उनके आला अधिकारी पूरे जितना बेसिक के, शासन के, सब पूरे वहां भी वो
हिला हवाली कोई जवाब नहीं दे पाए। इस आयोग की रिपोर्ट को बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। जब हमने कहा कि सर आपके अधिकारियों की आधिकारिक मेल पे है, उसकी हमने वो दिखाई रिसीविंग, तब कहने लगा अच्छा ठीक है, इसको हम पढ़वाते हैं, 4 दिन में तुमको न्याय मिलेगा। आज तुम लोग जाओ और भाई हमारा घर आवास ना गिरो। हम लोग मान गए, ठीक है कि मंत्री हैं और सूबे के हमारे मंत्री, उन्हीं से हमको न्याय मिलना है, हमको इधर उधर नेतागिरी करने से न्याय नहीं मिले। हम लोग ठीक है उन्हीं के चक्कर में लग गए। 4 दिन, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। फिर हम लोगों ने 5 जुलाई सोचिए, फिर 19 जुलाई को आंदोलन किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। हमारे लोगों को लाठी मारी गई। ये हमारी बहन है, हाथ दिखा दे अपनी, इनके हाथ को तोड़ दिया गया। तमाम हमारे साथी हैं, सर तोड़ दिया गया, कमर तोड़ दिया गया। फिर हम लोगों ने 20 जुलाई को फिर आहत हो गए कि नहीं, सीएम का आवास का घेराव करेंगे। 20 जुलाई को सीएम का आवास का घेराव किया। वहां पर फिर वही लाठी चली, बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, मतलब जाति सूचक गालियां दी गई। तमाम जितना अभद्रता हो सकता था शासन सत्ता से, क्योंकि हम लोग हट पे आ गए थे कि भाई जब हमारे पास रिपोर्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संवैधानिक संस्था, उसकी रिपोर्ट नहीं मान रहे, गलती हो रही है। जब सारी चीजें अनियमितताएं हम लोगों को पता चल गई, तब तो हम लोग को भाई लड़ना चाहिए। और जो केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए, स्वतंत्र देव जी हो गए और लोकेश प्रजापति, देखे हम लोग तुमको न्याय दे दिए हैं, लड़कर तुमको अधिकार लेना पड़ेगा। तो वही अधिकार हम लोग लड़के लेना शुरू कर दिए। तो 20 जुलाई को सीएम के आवास का जब हम लोग घेराव किए तो वहां तोड़ा ताड़ा गया, बहुत मारा गया। देन उसी दिन हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। उसी दिन बीजेपी कार्यालय घेराव में ही मेरी बहन का हाथ टूटा। फिर और बहन ने हम लोगों से कहा कि अब देखो भाई हाथ तो टूट ही गया है। इसके बारे में तो हम लोगों को मालूम है जी। खबर होता रहता है। तो वही हम थोड़ा सा एयर आउट बताना चाहते हैं। हाँ, अब इसके बाद 2 अगस्त को फिर से हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि देखिए वो हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे वर्ग से आते हैं और हमारे लोगों की वोट लेते हैं, उनको हम लोग चेहरा समझ के वोट देते हैं। उनका फिर से हम लोगों ने घेराव किया। जब हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य का घेराव किया और मामला पूरे देश में फैल चुका था रिजर्वेशन स्कैम का, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने मुख्यमंत्री जी का घेराव नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी तुरंत संज्ञान में लिए, हमारे डेलीगेशन को बुलाए, उनसे मिले और बाकायदा ट्वीट किए अपने ट्विटर हैंडल से कि 7 दिन में आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। वो 7 दिन आज 4 महीने में तब्दील हो गया है, कहीं कोई न्याय नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे यहाँ जो एसीएस हैं दीपक कुमार जी, उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई। बेसिक के पूरे अधिकारी थे, यहाँ के शासन मतलब प्रशासन के भी थे, एडीसीपी साहब थे, सीओ साहब थे, इंस्पेक्टर हजरतगंज सर थे, सभी लोगों के समक्ष मीटिंग हुई। वहां भी हम लोग को फिर से 7 दिन का आश्वासन वही जो मुख्यमंत्री द्वारा मिला था वही मिला कि 7 दिन, 8वां दिन तुमको कहीं भटकने का नहीं। फिर हम लोग क्योंकि समझ चुके थे शासन हिला हवाली कर सकता है, हम लोग अनवरत आंदोलन पे बैठे रहे। फिर 26 अगस्त को हम लोगों ने बीजेपी पार्टी कार्यालय का फिर घेराव किया, क्योंकि बातें हम लोग की फिर नहीं मानी गई। 7 दिन बीत गया। ये 2 अगस्त और 26 अगस्त देख लीजिए, बहुत धैर्य पूर्वक हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि एकदम चिल्लाने लगे, भाई शासन का कार्य है, लिखा पढ़ी, डेट, छुट्टी, तमाम चीजें होती रहती। हम लोगों ने 26 अगस्त को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, लाठीचार्ज हुई। तो तमाम बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी पार्टियां हम लोगों के सपोर्ट में आए। चंद्रशेखर आजाद जी, अजय कुमार लल्लू जी, माननीय अखिलेश जी, तमाम संगठन, 100 से 150 संगठन प्रमुखता रूप से हम लोगों के सहयोग में आए कि तुम लोग आंदोलन करो रिजर्वेशन के नाम पे, और रिजर्वेशन का हनन होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो मुद्दा चाहिए, ठीक है, वो मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये तो चाहिए कि हम कोई मुद्दा ना दें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, क्यों मुद्दा दे रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं हम ही लोगों ने मिलकर सरकार चुनी थी, ऐसा तो नहीं है बिना हमारे लोगों के वोट दिए पूर्ण बहुमत से आ गया, और वो भी इतना ही कभी कोई सरकार उतना नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं वही गलती थी हमारी कि अहंकार में हो गए कि तुम्हारा वोट भले ले लिए, तुमको न्याय नहीं देंगे। फिर तमाम संगठन 6 सितंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट, 30 से 35 हजार लोग इको गार्डन में इकट्ठा हुए। तमाम देश के, प्रदेश के 150 संगठन वहां हम लोग के समर्थन में आए। फिर वही सरकार ने कुटिल राजनीति रची कि नहीं, तुम लोगों के लिए एक विश्व स्तरीय मतलब एक हाई लेवल कमेटी माननीय मुकुल सिंघल जी के निर्देशों में बना दी गई है, तुम लोग को न्याय मिलेगा। हम लोग भाई चूंकि नौकरी चाहिए,
मुझे कोई राजनीति नहीं करनी थी कि हम लोग आके सड़कों पे राजनीति करें, विधानसभा घेराव किया, फिर भाई सरकार के झांसे में आ गए, क्योंकि मरता क्या न करता वाली कंडीशन आ गई, हम लोग फिर सरकार के झांसे में आ गए। मुकुल सिंघल जी से मिलाया गया, बोले कि नहीं ठीक है यार, जल्द से जल्द तुम लोग का निपटारा करा देंगे, लेकिन आज तक की स्थिति ये है कि कोई निपटारा नहीं हुआ, रिपोर्ट हमारी लागू नहीं हुई। हम लोग आज 120 दिन से अनवरत वही आंदोलन कर रहे हैं और मजबूर होके, आहत होके 23 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन, अभी तक समस्त संगठन, अभी 150 संगठन थे, अब 500 से अधिक हमारे साथ पिछड़े दलितों के संगठन है, जिसमें हार्दिक पटेल, चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवानी और अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल और आर्यस पटेल, तमाम ऐसे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, आपको हम और लिखा देंगे। संजय सिंह ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया, लोकसभा अपने विधानसभा में लालजी वर्मा जी ने उठाया, राजपाल कश्यप जी हर रैलियों में बोलते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, तरुण पटेल जी, सभी लोग, और अनुप्रिया दीदी हर जगह उनकी मंत्री है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है पिछड़े दलितों को हम न्याय नहीं देंगे, हम फुल पावर में हैं और फुल पावर में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को आहत हो करके हम लोग फिर से समस्त संगठनों से बातचीत हो गई, थोड़ी डेट लंबी रखी कि सभी संगठन उस दिन उपस्थित रहेंगे और लखनऊ को बंद करने के, जैसे किसानों ने बॉर्डर को सील करके रखा है, हम पिछड़े दलित, नौजवान, बेरोजगार और आरक्षण पीड़ित समस्त संगठन मिलके लखनऊ को बंद करने का काम करेंगे। 23 नवंबर को लखनऊ पूरी तरीके से बंद होगा। जब तक योगी जी हम लोगों को न्याय नहीं देंगे तब तक लखनऊ नहीं खुलेगा, चाहे लाठी चलाएं, चाहे डंडा चलाएं, चाहे गोली चलाएं, क्योंकि अब हम लोग ये समझ गए हैं कि हमारा अधिकार बिना हम लोगों को सड़क पे आए नहीं मिलेगा। अब कोई मीठी गोली नहीं चलेगी। इतना लंबा टाइम है, बहुत हम लोगों को टाइम, ये भी इस डेट को भी हम लोग कम से कम 1 महीने बाद का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सबको अवगत करा दे रहे हैं। शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी हम लोग जाके प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत करा देंगे। फिर ये प्रशासन, शासन, अधिकारी, मंत्री, नेता कोई ये ना कह पाए कि आप लोग मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रहे हैं, ऐसी सारी चीजें नहीं होगी। 23 सितंबर को हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ 23 नवंबर सर, ठीक है सर। एक सर ये वाली दो मिल गई हैं। हेलो, अच्छा दो ही हम एक ये पूरा ज्ञापन है, हमारी क्या मांगे, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ले लीजिए, अगर पढ़ेंगे सर तो अच्छा लगेगा। यार एक वो वाला दे दीजिए, यही आयोग वाली तो है, एक और कोई है।